आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं अमित अमरीश फ्रॉम द एस्पिरेशन। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि अभी हम लोग जीडीपी के ऊपर एक सीरीज कर रहे हैं एक्चुअली, और वो सीरीज धीरे धीरे अपनी ये समाप्ति के ऊपर है, समाप्ति की तरफ है। तो लास्ट वाला जो वीडियो था इसमें उसमें हम लोगों ने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, उनके बीच अंतर क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, और मुझे आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। आज हम लोग जीडीपी से ही रिलेटेड एक या दो टॉपिक और हम लोग ये देखने जा रहे हैं। और इसमें जो हम लोग के आज का टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सामान्य तौर पे देखिएगा कि अगर किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक या ग्रोथ के मेजरमेंट की बात होती है, अगर किसी भी इकोनॉमी के उसके हेल्थ की बात होती है, तो उसमें जो सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है इकोनॉमिक ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने वाला, वो जीडीपी ही है। और जीडीपी से यहां मतलब है कि जीडीपी या मार्केट प्राइस पे, तो जीडीपी ही है। जैसे आप ये कहीं भी चले जाइए, इट इज लाइक ए बज़ वर्ड एवरीवेयर। दैट मीन्स every politician, every journalist, every person who has some knowledge about the economy or the economic system, he or she will always insist on, वो हमेशा इस चीज के ऊपर इंसिस्ट करेगा कि what's the progress in the GDP of any country। यानी कि ये जो वर्ड है पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिशियंस के बीच में, इकोनॉमिस्ट लोगों के बीच में, समाजशास्त्री लोगों के भी बीच में और जनरल पब्लिक के भी बीच में ये काफी ये गूंजता है। और अगर हम लोग कहीं पे भी इकोनॉमिक हेल्थ, किसी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ की अगर बात होती है, उसके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात होती है, तो हम लोग इसी इंडिकेटर का यूज करते हैं पूरे ये वर्ल्ड के लेवल पे। पूरे वर्ल्ड के लेवल पे इसी इंडिकेटर का यूज किया जाता है, यानी कि जीडीपी का। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर विश्व की यानी कि अलग अलग जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं भिन्न भिन्न देशों में, तो उन सारी आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, यानी जैसे मान लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था है, ये चाइना की आर्थिक व्यवस्था के रेस्पेक्ट में ये कहां मौजूद है, तो इसको ये कंपेयर करने के लिए भी, या भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था की तुलना में इसकी स्थिति क्या है, या हमारे रेस्पेक्ट में किसी अन्य कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में या इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में उस कंट्री की स्थिति कैसी है, अगर इसको हम लोग ये कंपेयर करना चाहें, तो हम लोग जीडीपी मतलब इसी इंडिकेटर का यूज करते हैं कि किस कंट्री का कितना ये जीडीपी है, और उसके लिहाज से हम लोग दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में कंपैरिजन भी करते हैं। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जो जीडीपी है, ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर सामान्य तौर पे इसको ये यानी कि कनेक्ट किया जाता है
इसको समझा जाता है ये किस रूप में, कि ये जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट करता है कि किसी कंट्री का आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, उस कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है, और उस कंट्री में सामान्य लोग यानी कि पब्लिक वेलफेयर की स्थिति कैसी है, यानी कि लोगों को आर्थिक लाभ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, समाज के अंदर उनकी स्थिति जो है वो सुधर रही है कि नहीं सुधर रही है। तो इन सारे चीजों को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि पब्लिक वेलफेयर को प्रदर्शित करने के लिए सामान्य तौर पे जिस इंडिकेटर का यूज किया जाता है उसे हम लोग यानी कि जीडीपी बोलते हैं। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम लोग इसी के आधार पे ये तय किया जाता है कि किस कंट्री के अंदर आर्थिक और सामाजिक विकास की स्थिति कैसी है। अब इसके पीछे का ये कारण भी है, और कारण ये है कि अगर जीडीपी ये ग्रो कर रहा है, जीडीपी किसी कंट्री के अंदर ये बढ़ रहा है या जीडीपी की साइज बढ़ रही है, तो सिंपल सा इसका यही मतलब है कि उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज हो रही है, और प्रोडक्शन की एक्टिविटीज वो राइज पे हैं, वो इंक्रीज कर रही हैं। इसका ये मतलब है कि ज्यादा मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है उस कंट्री के अंदर हो रहा है। और यहां पे अगर हम ये जीडीपी बोल रहे हैं तो बात हो रही है किसकी? रियल जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं हो रही है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि नॉमिनल जीडीपी को देख करके या उसके ये फिगर को देख करके हम ऐसा ये कुछ भी नहीं कह सकते कि जीडीपी जो है ये प्राइस के कारण बढ़ रहा है कि आउटपुट के कारण बढ़ रहा है। आउटपुट का ये मतलब हुआ कि इकोनॉमी के अंदर जैसी ये प्रोडक्शन की स्थिति है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जो स्थिति है उसके कारण जीडीपी बढ़ रहा है कि प्राइस राइज होने के कारण जीडीपी बढ़ रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी के केस में ऐसा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नॉमिनल जीडीपी के केस में जीडीपी का जो वैल्यू है प्राइस राइज के भी कारण वो बढ़ सकता है, और जीडीपी का जो वैल्यू है वो क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस्ड ये गुड्स, यानी कि उस इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इंक्रीज होने के भी चलते जीडीपी ये बढ़ सकता है, ये नॉमिनल जीडीपी के केस में। तो हमको जब तक ये आइडिया नहीं मिलेगा कि जीडीपी में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ोतरी प्रोडक्शन के कारण हो रही है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ये यानी कि ज्यादा मात्रा में बन रही हैं उसके कारण हो रही हैं। इसके बारे में ये जब तक हमें ये जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वास्तव में जीडीपी ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको रियल जीडीपी के केस में क्या होता है, हम लोग ये प्राइस को ये कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि बेस ईयर का जो भी ये प्राइस होता है उसको हम लोग ये कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जब पी को हमने कांस्टेंट मान लिया तो जीडीपी के अंदर जो भी बदलाव होगा वो किसके कारण होगा? वस्तुओं और सेवाओं के ये प्रोडक्शन में होने वाले ये बदलाव के कारण होगा। तो रियल जीडीपी हमें ये बताता है वास्तविक तौर पे कि हाँ, किसी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर रियल जीडीपी ये बढ़ रहा है किसी कंट्री का तो इसका ये मतलब है कि उस कंट्री के अंदर ज्यादा मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है।
तो अब आप बात समझिए, जीडीपी का मतलब यहां पे रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में अगर बढ़ोतरी होती है, उसमें अगर इंक्रीज होता है किसी भी देश में, तो इसका यह मतलब है कि वहां प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा वो एक्सिलरेटेड है, ज्यादा प्रोडक्शन का काम हो रहा है। और प्रोडक्शन के कार्य होने का यह अर्थ हुआ कि ज्यादा मात्रा में उस कंट्री के अंदर या उस इकोनॉमिक सिस्टम में वैल्यू एडिशन का कार्य हो रहा है। तो वैल्यू एडिशन का कार्य ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मात्रा में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका यह मतलब हुआ कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर ये ज्यादा होगी आपको एक अकाउंटिंग ईयर में। यानी कि ज्यादा मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का फ्लो जो है, प्रवाह जो है, वो कंट्री के अंदर ये ज्यादा होगा। तो जब यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की उपलब्धता बढ़ रही है किसी इकोनॉमी में, जब इसका ये फ्लो बढ़ रहा है, ज्यादा मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है किसी इकोनॉमी में, तो सामान्य तौर पे ये अनुमान ये लगाया जा सकता है या ऐसा माना जा सकता है कि पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की जो उपलब्धता है इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज कर रही है। यानी अगर जीडीपी ये बढ़ रहा है, तो जीडीपी ये बढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ ये गुड्स एंड सर्विसेज ये ज्यादा हो रही है। तो अगर ज्यादा हो रही है तो इसका ये मतलब है कि ये प्रति व्यक्ति पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जो है उस इकोनॉमी में ये ज्यादा हो रही है। और अगर प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता अगर इंक्रीज कर रही है किसी इकोनॉमी के अंदर, तो ऐसा माना जाता है कि ये जनरल वेलफेयर को वो इंक्रीज कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर को वो यानी कि बूस्ट कर रहा है। क्यों? कि ये सब एक साइक्लिकल वे में ये सब सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। क्यों? कि अगर मान लीजिए इसको बहुत ही सामान्य सेंस में देखा जाए, तो इसका ये मतलब है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है या जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है वो बूस्ट में है, उनका ये ज्यादा संचालन किया जा रहा है, बिजनेसेस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर ये बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज अगर वो एक्सिलरेटेड है किसी इकोनॉमी में, तो इसका ये मतलब हुआ कि इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट यानी कि उस इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो यानी कि इंड्यूसमेंट है वो यानी कि बढ़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर। और इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी के अंदर ये बढ़ेगी तो इसका ये मतलब है कि वहां पे और अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा। अब अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर एक्सेलरेट हो रही है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अगर लोगों को रोजगार मिलेगा ज्यादा, इसका ये मतलब है कि लोगों के पास जो इनकम है वो इनकम में भी ये बढ़ोतरी होगी। और इनकम में अगर बढ़ोतरी होगी लोगों के, इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट ये डिमांड है यानी कि पूरे इकोनॉमी के लेवल पे जो एग्रीगेट ये डिमांड है यानी कि मांग जो है इकोनॉमी के अंदर ये बढ़ेगी। और जब एग्रीगेट ये डिमांड इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा तो फिर प्रोड्यूसर साइड जो है यानी कि प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं
वो ज्यादा मात्रा में और ज्यादा मात्रा में उस बढ़े हुए डिमांड को मीट करने के लिए, वो और अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए वो मोटिवेटेड होंगे, अपने रिसोर्सेज को लगाएंगे और फिर से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी, फिर से ये प्रोडक्शन एक्सेलरेट होगा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, फिर लोगों का इनकम बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट ये डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, फिर से ये प्रोडक्शन एक्टिविटी एक्सेलरेटेड होगी, मोमेंटाइज होगी और इस प्रकार से एक साइक्लिकल वे में वो इकोनॉमी जो है अपने ये परफॉर्मेंस को वो बेहतर करती चली जाएगी। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है किसी इकोनॉमी के अंदर तो ये सामान्य तौर पे ऐसा माना जाता है, मैं बार बार इस ये टर्म का यूज कर रहा हूं कि ये सामान्य तौर पे, तो सामान्य तौर पे ऐसा माना जाता है कि उस इकोनॉमी का हेल्थ बढ़िया है, वहां पे ये बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वहां एम्प्लॉयमेंट की स्थिति अच्छी है लोगों के पास, वहां इन्वेस्टमेंट जो है ये बढ़ रहा है उस इकोनॉमी में, वो एक अच्छा और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में वो आ रहा है, जहां पर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, ये सब वहां पे लग रही हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने का एक बहुत ही वो मजबूत, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है। तो सामान्य तौर पे यही समझा जाता है, मैं बार बार इसका यूज कर रहा हूं सामान्य तौर पे, कि अगर जीडीपी किसी कंट्री के अंदर ये बढ़ रही है तो वहां पे उस कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ भी ये बढ़िया है और वहां एम्प्लॉयमेंट की भी स्थिति अच्छी है, लोगों के पास इनकम भी जनरेट हो रहा है और लोगों की ये परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, क्रय शक्ति। और जब लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी ये बढ़ रही है, इसका ये मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की, यानी कि ये प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है ये गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर वस्तुओं और सेवाओं की ये प्रति व्यक्ति उपलब्धता इंक्रीज कर रही है, इसका ये मतलब है कि जनरल वेलफेयर, जनरल पब्लिक वेलफेयर भी इंक्रीज कर रहा है उस इकोनॉमी में। तो सामान्य तौर पे ये माना जाता है। इसलिए आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री और एनी कंट्री and most of the political thinkers, economic thinkers, and those who are involved in, judging or witnessing the economic strength of any country, they always rely upon the figures officially published by that very country as well as the international organizations about the GDP. हमेशा इन लोगों की जो नजर रहती है वो जीडीपी के फिगर्स के ऊपर ही रहती है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू एंड अनदर थिंग, एक दूसरी बात को मैं ये कहना चाहता हूं और बात ये है कि जीडीपी का पब्लिक वेलफेयर को रिप्रेजेंट करने के एक इंडिकेटर के रूप में जो इसकी संभावनाएं हैं या इसका जो इंपॉर्टेंस है, उसमें सीवियर लिमिटेशंस भी है, उसकी अपनी लिमिटेशंस भी है। यानी कि ठीक है, जीडीपी ऑफ एनी कंट्री कैन टेल अस वेरियस थिंग्स about the economic health of that very country, but at the same time it's also true that the figures of GDP cannot tell us about some other important factors which are equally important to gauge
द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये ठीक है कि जीडीपी बहुत सारे चीजों को वो बता सकता है या हमको एक आइडिया दे सकता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में, या वहां जो जनरल पब्लिक वेलफेयर की स्थिति है उसके बारे में बहुत कुछ वो बता सकता है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि ऐसे दूसरे अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके के बारे में जीडीपी से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि केवल जीडीपी के फिगर्स को देख करके आप ऐसा ये कदापि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज के ऊपर हम लोग शुरू से फोकस कर रहे हैं कि लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी का लिमिटेशंस क्या है। इसको हमने इसी रूप में देखा कि सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि जीडीपी जो है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ और उस कंट्री के अंदर जो जनरल पब्लिक वेलफेयर की स्थिति है उसके बारे में एक आइडिया वो देता है। उसके बारे में एक मतलब जीडीपी के ऊपर ये कर्जरी लुक को ये करके हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि सामान्य तौर पे उस कंट्री का आर्थिक हेल्थ कैसा है और वहां के लोगों के यानी कि जीवन के रहन सहन का स्तर ये कैसा है। लेकिन लोगों के जीवन के रहन सहन के स्तर के बारे में एक हॉलिस्टिक जानकारी जो है, एक कंप्लीट जो नॉलेज है वो केवल ये जीडीपी को देख करके हम लोग ये नहीं लगा सकते, उनके ये फिगर्स को देख करके नहीं लगा सकते। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान में रखिएगा कि जीडीपी के लिमिटेशंस क्या है। तो एक आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जीडीपी हमेशा से एक क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि मात्रात्मक या संख्यात्मक, क्वालिटेटिव इंडिकेटर नहीं है। एग्जाम्स में ये सवाल भी आते हैं। जीडीपी जो है वो एक क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर का ये अर्थ हुआ कि ये केवल क्वांटिटी के लिहाज से, मतलब क्वांटिटी परिमाण जिसको बोलते हैं, या मात्रा के लिहाज से ये चीजों को ये व्यक्त करता है, यानी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को ये व्यक्त कर रहा है। जीडीपी हमेशा से, प्लीज कीप दिस वेरी फैक्ट इनटू योर माइंड दैट जीडीपी is not a qualitative indicator, rather it's a quantitative indicator। आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और बच्चे के अंदर समय बीतने के साथ यानी कि ये ग्रोथ हो रहा है, यानी कि उसका ये फिजिकल ग्रोथ हो रहा है। फिजिकल ग्रोथ होने का ये मतलब हुआ कि हाथ पैर या नेक, सारे जो उसके ये बॉडी पार्ट्स हैं उसके डायमेंशंस में, उसके साइज में ये चेंजेस आ रही हैं, वो बढ़ रही हैं। तो ये कैसा चेंज हुआ? क्वांटिटेटिव चेंज हुआ, क्योंकि इसमें जिन चीजों के अंदर ये बदलाव आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि लेंथ हुआ, उसका वेट हुआ, ये सब क्या है? ये सब ये मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। आप इन चीजों को मेजर कर सकते हैं।
इसको मापा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस बच्चे के अंदर भौतिक विकास तो हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ जो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ये बढ़नी चाहिए, जिसे ये मेंटल ग्रोथ बोलते हैं, अगर वो चीज नहीं हो रही है तो किसी ये बच्चे के अंदर मेंटल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसके अंदर उसका जो इंटेलेक्ट है यानी उसकी जो बुद्धि है उसमें रिफाइनमेंट आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है, वो अपने विचारों को ये कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और विचारों को ये यानी कि ये कनेक्ट करने के पश्चात किसी एक कंक्लूजन पे वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सब ऐसी ये चीजें हैं, ये सब उसकी ऐसी एक क्वालिटीज हैं जिसको कि आप किसी फिजिकल टर्म में आप मेजर नहीं कर सकते। कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब थोड़ी है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कि आप यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसका इंटेलेक्ट बहुत ही रिफाइंड था, क्या अगर कोई बच्चा जो है बहुत ही एक कुशाग्र बुद्धि का है, हालांकि उसके लिए एक निकाला जाता है लोग उस चीज को रिप्रेजेंट ये जरूर करते हैं आईक्यू निकाल करके, इंटेलिजेंस या क्वोशेंट जिसको बोलते हैं, लेकिन वो एक तरीका है जिसमें कि सब्जेक्टिविटी भी होती है। ऑब्जेक्टिवली हम लोग जैसे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर करते हैं, उस प्रकार से किसी व्यक्ति के या बच्चे की जो इंटेलिजेंसिया है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। आप क्या कभी किसी को बोलते हुए सुने हैं कि ये 5 मीटर वो इंटेलिजेंट है, या 10 सेंटीमीटर फलाना का बच्चा जो है ये 10 सेंटीमीटर इंटेलिजेंसी में वो कम है किसी अन्य के बच्चे से? तो ये सब ये क्वालिटीज हैं, इनटेंजिबल हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, इनका कोई फिजिकल शेप या साइज नहीं होता है, कोई इनकी ये फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो असर है वो असर हमें ये दिखाई पड़ता है। और ये भी काफी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उस व्यक्ति के या उस बच्चे के, जो उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट है, उसके पर्सनालिटी का जो हॉलिस्टिक ये ग्रोथ है, उसमें ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल शरीर के ये बढ़ जाने भर से किसी बच्चे का ये ग्रोथ नहीं हो जाता है, और अगर फिजिकल ग्रोथ हो रहा है तो वो मिजरेबल है, वो ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है, क्वांटिटेटिव ये पैरामीटर्स के अधीन हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो ये क्वालिटीज हैं जो कि वो यानी कि वो देखने में वो इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है हमें ये महसूस होता है, वो ऐसी चीजें नहीं है जिसको कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की भांति आप उसको मेजर कर सकें, तो उनका भी अपना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी कंट्री का जो जीडीपी है, वो जीडीपी एक क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर का यह अर्थ हुआ कि उस कंट्री का एज ए होल, तो मैं जैसा कि बता रहा था कि जीडीपी जो है वो एक क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है। तो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है, इसका यह मतलब है कि किसी भी कंट्री में यानी ओवरऑल, अगर इसको एक कंट्री में मान लो इस एरिया को, तो किसी भी कंट्री में यानी ओवरऑल
कितना इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल पिक्चर वो हमें देता है क्वांटिटी के लिहाज से। यानी आप बात को ये समझ रहे हैं कि ओवरऑल पिक्चर हमें बताएगा और पूरे कंट्री का एज ए होल। लेकिन जीडीपी को देख करके ये नहीं बताया जा सकता है कि जो इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, क्यों कि अगर ये प्रोडक्शन अगर ये ज्यादा हो रहा है, यानी कि जीडीपी के बढ़ने का यही अर्थ हुआ कि उस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का यानी कि प्रोडक्शन जो है ये ज्यादा हो रहा है। तो अगर वस्तुओं और सेवाओं का अगर प्रोडक्शन ये ज्यादा हो रहा है, इसका ये मतलब है कि इनकम भी उस कंट्री के अंदर ये ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो जीडीपी आपको ये तो बताएगा कि ये पूरे कंट्री का एज ए होल इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर जीडीपी ये बढ़ रही है तो इसका ये मतलब है कि जो एग्रीगेट इनकम है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ रहा है। लेकिन अब यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है, यानी ओवरऑल इनकम ये बढ़ रहा है, ये क्वांटिटी के लिहाज से, उसको ये जान करके क्या पैसा ये यानी कि जान सकते हैं कि उस इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है समाज के विभिन्न वर्गों में, समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में, हमारी ये कम्युनिटी के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ये पीपल के बीच में उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही ढंग से या इक्विटेबल मैनर में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या आप इसके बारे में आप जीडीपी के फिगर्स को देख करके आप क्या अनुमान ये लगा सकते हैं? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो चलिए ठीक है बढ़ रहा है। आप एक लार्जर पिक्चर को देख रहे हैं और लार्जर पिक्चर का यही अर्थ है कि जीडीपी ये बढ़ रहा है, इसका ये मतलब है कि कंट्री के अंदर एग्रीगेट इनकम, ओवरऑल इनकम ये बढ़ रहा है। लेकिन जो इनकम ये जनरेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, पूरे ये कंट्री के लेवल पे, पूरे इकोनॉमी के लेवल पे, उस इनकम का जो एलोकेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में, वो इक्विटेबल मैनर में, समानतापूर्ण ढंग से या रेशनल मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में जीडीपी हमें नहीं बताती है। इसका यह मतलब है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी पॉसिबल है कि जो इनकम जनरेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उस इनकम का लार्जर शेयर जो है, बहुत बड़ा शेयर जो है, कुछ खास लोग ही अपने पास वो लेकर के जा रहे हैं। यानी इकोनॉमी के ग्रोथ की जो ये मलाई है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो समाज के कुछ सेलेक्टेड वर्ग के लोगों के पास ही उसका बेनिफिट ये पहुंच रहा है। और समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो अधिकतर लोग हैं, वो हो सकता है कि, और इंडिया इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, बहुसंख्यक जो लोग हैं वो हो सकता है कि वो उनके एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, एक सम्मानजनक जीवन के लिए, जो उनके कॉमन मिनिमम नीड्स है, जो बहुत ही उनके फंडामेंटल नीड्स है, उसकी भी ये जरूरत की पूर्ति वहां पे ना हो रही हो उस इकोनॉमी के अंदर। क्यों कि आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि अगर ये कंट्री है और अगर जीडीपी ये बढ़ रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं इसमें,
आप इसको ऐसे समझिए कि कोई बच्चा है और उसके अंदर ये ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो जो ये ग्रोथ है वो एसिमेट्रिकल हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। यानी मान लीजिए कि उसका जो नेक है यही ये ज्यादा बढ़ने लगा, नेक का ही साइज ये बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि बॉडी के जो अन्य पार्ट्स हैं उनके लंबाई में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके हिसाब से जो नेक की उसकी लंबाई है ये बड़ा ही अनयूजुअल तरीके से ये बढ़ गई, यानी अचानक से इतना बड़ा उसका नेक हो गया। अब आप एक चीज बताइए, आप केवल अगर संख्या को देखिएगा, यानी कि आप केवल अन्य चीजों के ऊपर आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप उसकी लंबाई को देख रहे हैं, तो उसको खड़ा करवा दीजिए, तो लंबाई तो ये बढ़ी हुई दिखेगी ही। और किसके कारण दिखेगी? क्योंकि ये नेक जो है ये बहुत ही लंबा हो गया, तो लंबाई जो है ओवरऑल उस व्यक्ति की लंबाई आपको ये बढ़ी हुई दिखेगी। लेकिन क्या ऐसा जो ये ग्रोथ है ये बैलेंस्ड ग्रोथ है? क्या आप इसको ये बैलेंस्ड ग्रोथ की संज्ञा ये दे सकते हैं? क्या इसको इंक्लूसिव ग्रोथ की संज्ञा दे सकते हैं, जिसमें कि ये बॉडी का कोई एक खास पार्ट जो है बहुत ही अनयूजुअल ढंग से वो बढ़ गया? तो केवल अगर आप लंबाई को देख रहे हैं तो ओवरऑल जो लंबाई है ये बॉडी की ये तो बढ़ गई, लेकिन ये एक बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी इकोनॉमी में कुछ खास लोगों का, मान लीजिए कि इतने लोग हैं, सपोज कीजिए कुछ खास लोगों का ही इनकम जो है ये ज्यादा बढ़ रहा है, दिन दुगना रात चौगुना पचगुना 10 गुना 1000 गुना ये बढ़ रहा है, और देश की जो ये सामान्य जनता है, इसको ये सामान्य जनता मान लीजिए, और देश की सामान्य जनता जो है उसके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक लाभ ये पहुंच ही नहीं रहे। तो एक तरफ तो एक ऐसा वर्ग होगा आपके देश के अंदर, कम लोगों का, कुछ गिने चुने लोगों का ऐसा वर्ग होगा जिनके पास ये दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उनके पास यानी मौजूद होंगी। अंबानीज को ले लीजिए, अडानीज आजकल ये नए नए आए हुए हैं, पता नहीं कौन सा उनको मतलब होता है ना कि कभी कभी, खैर आप लोग ये बात समझ रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, तो छोड़िए वो सब बातों को। तो उन लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो है तो भाई वो हमारे ही कंट्री में ना। अब कुछ खास लोगों का इनकम मान लो कि 1 मिनट में वो कितना करोड़ कमा रहे हैं, खूब बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है तो हमारी कंट्री में। तो अगर उनका ये कुछ लोगों का इनकम ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि प्रोडक्शन के मींस के ऊपर उन लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया है, क्योंकि इनकम वहीं से जनरेट होता है। तो ओवरऑल अगर आप ये कंट्री का इनकम देखिएगा तो वो तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा ही, जीडीपी ये बढ़ ही रही है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि बिना किसी का एक्सप्लॉयटेशन किए हुए, बिना नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किए हुए, यह भी बात उतनी ही सही है कि किसी के भी पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है। प्रकृति इस नियम से कार्य ही नहीं करती है। तो अगर कोई व्यक्ति यानी जरूरत से ज्यादा, खूब ज्यादा अगर वो धनवान हो गया, तो इसका ये मतलब है कि उसके पास वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है, और वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है तो आप सीधा सा मतलब समझिएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का और ह्यूमन रिसोर्सेज का, मानवीय संसाधनों का उसके द्वारा खुलेआम एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, लूट मचा दी गई है, जिसके के कारण उसके पास वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है। तो एक तरफ तो मालूम चला कि कुछ लोगों के पास आय जो है ये जबरदस्त ढंग से
अनएक्सपेक्टेड मैनर में बढ़ रही है, और बहुसंख्यक जो वर्ग है देश के अंदर, उसके पास जो एक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी ये पूरा करने का लाला पड़ा हुआ है उसके पास। तो आप पूरे ये कंट्री के लेवल पे देखिएगा तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन ये बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इनकम का इक्विटेबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस कंट्री के अंदर नहीं हो पा रहा है। यानी कि उस आर्थिक व्यवस्था में एलोकेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि जो नेशनल इनकम है या जो सोसाइटल ये गेन्स है, पूरे सोसाइटी के लेवल पे जो इनकम जनरेट हो रहा है, उसका जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो एलोकेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ये जस्टिस होनी चाहिए, वो वहां पे नहीं हो रही है। तो केवल जीडीपी के ये फिगर को देख करके आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते कि उस देश के अंदर सामान्य लोगों का जो जीवन स्तर है, स्वास्थ्य की उनकी जैसी स्थिति है, एजुकेशन की जैसी स्थिति है, न्यूट्रिशियस फूड उनको उपलब्ध हो रहे हैं कि नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, या एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीजों की मूलभूत रूप से आवश्यकता है, क्या वो सब सारी चीजों, उन सारे आवश्यकताओं की परिपूर्ति उन लोगों के लिए हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। केवल जीडीपी को देख करके इस चीज का अनुमान ये नहीं लगाया जा सकता। तो ये पहली बात तो ये समझिए कि जीडीपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि सोसाइटी के अंदर या इकोनॉमी के अंदर इनकम का जिस ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में, विभिन्न वर्गों के लोगों में, उसके बारे में जीडीपी ये कुछ नहीं बताता है। तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन आपको ये भी है। दूसरा आपको है कंपोजिशन। और इसी को ये आप स्ट्रक्चरल कंपोजिशन भी बोलते हैं। ये तो यहां से ये सवाल भी आ जाता है, आप अगर हम लोगों की बात को इस लेक्चर को अगर ये ध्यान से सुनेगा हर एक चीज को, तो इस लेक्चर में ही ऐसी बहुत सारी अन्य बातें मौजूद हैं जिससे कि बहुत सारे सवाल आपके काउंटर इंटेलिजेंसी से बन जाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से उन सारे ये क्वेश्चंस को पकड़ लीजिएगा। तो अगर हम बोले कि किसी भी इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन उसको बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का ये अर्थ हुआ कि किसी भी कंट्री का जो जीडीपी है, अब इसको हम मान रहे हैं जीडीपी, तो उस ये जीडीपी में इकोनॉमी के किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे इकोनॉमी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज और टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर। तो किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी कि एग्रीकल्चर से ये कितना इनकम जनरेट हो रहा है, इंडस्ट्रीज से कितना इनकम जनरेट हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और सर्विस सेक्टर से कितना इनकम जनरेट हो रहा है। इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बोलते हैं। अब देखिए, अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए। जीडीपी जो है, हो सकता है कि ये जीडीपी का जो साइज है, तो हो सकता है कि जीडीपी का साइज जो है, यानी कि नेशनल इनकम का जो साइज है, वो वैसे सेक्टर्स में ये प्रोडक्शन हो रहे हैं इकोनॉमी में, जैसे मान लीजिए कि डिफेंस सेक्टर।
यानी कि गवर्नमेंट जो है डिफेंस सेक्टर में ये ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो डिफेंस सेक्टर में हो रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उस कंट्री का जो ये जीडीपी है वो जीडीपी ये बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि इनकम कहां पे जनरेट हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में, यानी कि बहुत ही ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो आप केवल अगर क्वांटिटी को देखिएगा, जीडीपी का साइज कितना है, तो ये डिफेंस सेक्टर में चूंकि प्रोडक्शन की एक्टिविटी ये ज्यादा हो रही है, यहां इनकम ये ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो उसके कारण जो ओवरऑल जो इनकम है कंट्री का ये बढ़ा हुआ ये प्रतीत होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर का जो प्रोडक्शन है ये जनरल, ये पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है। यानी कि अगर हमारा जो देश है या कोई भी देश है, अगर ज्यादा मात्रा में ये गोला बारूद, बम, फाइटर प्लेन्स, ये सब सारी चीजें ये खूब बना रहा है, रिसोर्सेज उसमें ये खूब लग रही हैं, तो इनकम तो वहां जनरेट हो रहा है डिफेंस सेक्टर में। लेकिन चूंकि वहां का जो ये प्रोडक्शन है वो सामान्य लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, तो इस कारण जीडीपी तो ये बढ़ा हुआ वो आएगा, लेकिन जीडीपी के बढ़ने के फलस्वरूप अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सामान्य लोगों के वेलफेयर में इजाफा हुआ है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर के जो प्रोडक्शंस होते हैं या डिफेंस सेक्टर में जो इनकम जनरेट हो रहा है, तो यहां किसी ऐसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा है जिसका कि उपभोग देश की सामान्य जनता करती है। यानी कि जनरल पब्लिक वेलफेयर में कोई इजाफा नहीं हो रहा है डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण। तो अगर जीडीपी आप देखिएगा, ओवरऑल फिगर को देखिएगा इकोनॉमी में, तो जीडीपी तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन उस बढ़े हुए जीडीपी का जो लाभ है वो लाभ देश की सामान्य जनता को नहीं मिल रहा होगा। तो जीडीपी का ये कंपोजिशन कैसा है? कंपोजिशन का ये मतलब हुआ कि कौन सा सेक्टर कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, और वो सेक्टर जो है वो सामान्य जनता के लिए वो लाभदायक है कि नहीं है। तो इन चीजों पे ये डिपेंड करता है कि जीडीपी का जो लाभ है, यानी जो एग्रीगेट इनकम जो जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, उसका जो लाभ है वो सामान्य जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्यों? अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, डिफेंस सेक्टर में खूब यानी बूस्ट है, खूब ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो डिफेंस सेक्टर भी हमारी इकोनॉमी का एक सेक्टर ही है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये हमारे इकोनॉमी का सेक्टर है, ये डिफेंस सेक्टर है। अब देखिए, इसको ये डिफेंस मानते हैं, इसको मानते हैं रेस्ट। तो डिफेंस सेक्टर में ये खूब इनकम जनरेट हो रहा है। मान लीजिए 75% इनकम जनरेट हुआ। मान लीजिए कि ये देश का ये जीडीपी जो है ये 100 रुपया है, और 100 रुपया में 75 रुपया जो है वो जनरेट हो रहा है, इनकम वो जनरेट हो रहा है डिफेंस सेक्टर से, और 25 रुपया जो है ये जनरेट हो रहा है रेस्ट ऑफ द सेक्टर से। अब आप बताइए 75 रुपया आ रहा है कहां से? डिफेंस से। और यह बात उतनी सही है कि डिफेंस सेक्टर में जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है उसका जनरल पब्लिक के लिए ये कोई यूज नहीं है। वो हमारे वेलफेयर को, हमारा जो मटेरियल वेलफेयर है उसमें वो बढ़ोतरी नहीं लाती है। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो इनकम तो 100 जनरेट हुआ, लेकिन इसका जो 75 रुपया है, 75% जो है वो सामान्य जनता के लिए अनप्रोडक्टिव है, उसके मटेरियल वेलफेयर के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मटेरियल वेलफेयर के लिए वो अनप्रोडक्टिव है। यानी कि सामान्य जनता का जो डायरेक्ट वेलफेयर है वो कहां से डिसाइडेड होगा? इस ये 25% से।
अब आप बताइए, ओवरऑल पिक्चर को देख रहे हैं तो जीडीपी ये 100 रुपया है, लेकिन सामान्य जनता के हिस्से में उसके वेलफेयर से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है या जो इनकम जनरेट हुआ है वो कितना है, मात्र 25 रुपया है। अब इस ये 25 रुपया को 100 लोगों के बीच में इस इनकम को ये बांटना है, तो ओवरऑल पिक्चर जो है ये 100 रुपया। लेकिन स्थिति यहां पे ये हो गई कि 75 रुपया जो है वो सामान्य जनता के काम का नहीं है, तो सामान्य जनता में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 25 रुपया अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 25%। तो ये पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है इनकम की इकोनॉमी के अंदर, ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाएगी, और जबकि उसके जीडीपी का जो फिगर है वो तो दिखाते रहेगा कितना, 100 है, 100 है। तो केवल जीडीपी को देख करके, फाइनल पिक्चर को देख करके ये नहीं बताया जा सकता है कि सामान्य लोगों का वेलफेयर जो है या उस इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, उस स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है, इकोनॉमी का ये कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके बारे में ये कुछ नहीं बताया जा सकता। तो ये भी एक जीडीपी का लिमिटेशन है। टाइम कुछ ज्यादा हो चला है, तो अगले दिन चर्चा जारी रहेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, क्योंकि ये कोई, हमने शुरू में ही बोला था ना, मैं कोई जूता चप्पल बेच रहा हूं, ना साड़ी बेच रहा हूं, ना मोबाइल फोन बेच रहा हूं, तो कुछ बेचने खरीदने में अभी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी एक बात है कि अगर आप बंदर वाली एक क्यूरियोसिटी के साथ इन चीजों को देखिएगा तो ये कुछ भी आपको ये पल्ले पड़ने वाला नहीं है। वो आप तो फिर वैसे ही बात हो जाएगी कि ठीक है, जैसे कोई मूवी देख लिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा सा इधर से उधर देख लिया, उधर से उधर देख लिया, ठीक है, आपको नई बात समझ में आएगी। पेशेंस चाहिए इसके लिए। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्शन में और पूरे अनुशासन के साथ ये मेहनत करने की जरूरत है। बाकी ये क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है, आगे क्या होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आज बेहतर है तो निश्चित रूप से कल भी ये बेहतर होगा, क्योंकि कल जो है it will never ever come in your life in any way. टुमारो जो है ये कभी आता ही नहीं किसी व्यक्ति के जीवन में। If tomorrow has to come in your life, then it will come in a very narrowest slot of time which is called as now. एक छोटा ये क्षण होता है जिसको कि हम लोग अब बोलते हैं, आज भी नहीं, अब। आज में भी ये बहुत सारा समय निकल चुका, अभी हम लोग जो जीवित हैं, तो असली जो हम लोगों का समय है वो समय हम लोगों का अब है। तो अगर अब ठीक है तो आगे कोई कारण ही नहीं बनता है कि जो हमारे आगे आने वाला जो समय है वो खराब हो जाए। तो सारा ध्यान जो बीत चुका उससे कुछ सीखने की जरूरत है, जो आने वाला है उसके ऊपर क्योंकि उसके बारे में ज्यादा सोचिएगा आपको एंजाइटी होगी, आपके अंदर स्ट्रेन बढ़ेगा। तो जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है वो हमारा अब है, और अब बड़ा ही सुंदर है। अगर अब में हम लोग ये रह सके, प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम लोग ये रह सके, तो सारी चीजें संभव है। ये बोलने में बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन ये करने में उतना ही कठिन है। लेकिन प्रैक्टिस से अब में रहा जा सकता है, और जिस दिन आप अब में रहना शुरू कर दीजिएगा, आज में रहना शुरू कर दीजिएगा, सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो
आज के लिए इतना ही। इसी नोट के साथ मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।